एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 6। इससे पहले हम इस पे 5 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग तरीके से देखा और अपने अपने तरीके से उन्होंने स्वराज के मीनिंग को इंटरप्रेट किया। आज हम देखेंगे 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही, क्या क्या कमियां रही और ऐसे कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया और उसके क्या क्या रीजंस रहे। तो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट आएगा दलित और गांधी जी के बीच की बात की, और फिर सेकंड पार्ट आता है मुस्लिम और गांधी जी की बात, यानी कि 2 सोशल ग्रुप्स थे, एक तो दलित ग्रुप और एक मुस्लिम ग्रुप। तो हम दोनों को देखते हैं और उसके क्या क्या पॉइंट्स रहे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी साथ में देखेंगे। जो गांधी जी का स्वराज का आइडिया था, जो एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, उससे सभी सोशल ग्रुप प्रभावित नहीं हुए। ऐसा ही एक ग्रुप था नेशंस अनटचेबल्स, यानी जो देश में ऐसा ही एक ग्रुप था अनटचेबल्स का। अनटचेबल्स मतलब होता है कि जिसको छूने में या फिर जिनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती थी, जो उनको लोअर कास्ट के लोग समझा जाता था। 1930 के बात करें तो उन्होंने अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड कहना स्टार्ट कर दिया था। यानी अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हु वर दलित, दलित कौन थे? तो ऐसा ग्रुप जो अनटचेबल्स था, जिसको लोअर कास्ट का देखा जाता था, और उन्होंने अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड कहना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है कि कांग्रेस ने बहुत टाइम तक दलित को इग्नोर किया। तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने दलित को या ऑप्रेस्ड ग्रुप को लॉन्ग टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए इग्नोर क्यों किया था? तो यहाँ पे उन्होंने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के साथ या इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे हाई कास्ट हिंदूज, जो सनातनीज थे, कंजर्वेटिव्स थे, हाई कास्ट हिंदूज या ब्राह्मण थे, वो कांग्रेस के साथ एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कांग्रेस को ये डर था कि कहीं अगर हम दलित की बात सुनेंगे या इनकी पोजीशन को हम इम्प्रूव करते हैं तो जो हाई कास्ट हिंदूज हैं या ब्राह्मण हैं वो नाराज ना हो जाए, वो कहीं एलिमिनेट नहीं हो जाए और वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से नहीं रुक जाए। तो इस डर की वजह से कांग्रेस ने बहुत टाइम तक दलित को इग्नोर किया। लेकिन फिर महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स। 100 ईयर्स तक भी स्वराज नहीं मिल सकता इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। अगर अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को नहीं बंद किया जाए, नहीं रोका गया, तो स्वराज तो फिर हमें 100 साल तक भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अनटचेबिलिटी एक सोशल प्रॉब्लम थी, एक सोशल इविल थी, समाज की एक बुराई थी जिसको वो रोकना चाहते थे। तो अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने दलित के लिए क्या क्या किया, या दलित को इस मूवमेंट से जोड़ने के लिए, उनको अपनी राइट्स दिलाने के लिए, उनको अपने अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या किया। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया। हरिजन, हरि मीन्स गॉड और जन मतलब पीपल, तो यहाँ पे उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया। और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी गॉड के चिल्ड्रन। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। पहले जो अनटचेबल्स थे, दलित से, उनको मंदिर में, यहाँ पे टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था, या जो पब्लिक वेल्स थे, टैंक्स थे, वहां से पानी नहीं दिया जाता था, या स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता था, यानी उनको लोअर कास्ट के लोग माना जाता था। तो गांधी जी ने एक तो उनको हरिजन नाम दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल सके, पब्लिक वेल्स, टैंक्स में या रोड्स, स्कूल में भी वो आराम से उसका यूज भी आराम से कर सके, उनको स्कूल्स में एडमिशन मिले और वो पब्लिक वेल्स, टैंक्स, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका आराम से यूज कर सके, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव, अनटचेबिलिटी नहीं की जाए। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किए टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी स्वीपर्स। स्वीपर्स के काम को रेस्पेक्ट दिलाने के लिए गांधी जी ने खुद साफ सफाई की, टॉयलेट साफ किए। एंड परसुएटेड अपर कास्ट के लोगों से आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी अपने हार्ट को चेंज करें। एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो भी अपने मन को बदलें और अपने मन से इस पाप को निकाल दें। जो अनटचेबिलिटी एक सिन था, पाप था, गुनाह था, उसको बंद करें। तो इस तरीके से गांधी जी ने उनके लिए बहुत सारे एक्शंस लिए। लेकिन जो दलित लीडर्स थे वो चाहते थे कि हाँ, रेस्पेक्ट तो उनको मिले या अनटचेबिलिटी भी बंद हो, लेकिन वो चाहते थे एक डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन।
टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, यानी उनकी जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। वो चाहते थे एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिले जिसकी वजह से उनकी पोजीशन पावरफुल हो। तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने डिमांड रखी। अब उनकी क्या क्या डिमांड्स थी? एक तो थी रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो चाहते थे कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उनकी सीट्स रिजर्व रखी जाए। एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो। इलेक्टोरेट का मतलब होता है डिफरेंट एरिया हो या एक अलग देश हो, जैसे मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी पाकिस्तान की मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो उसी तरीके से दलित भी चाहते थे कि उनका भी एक अलग एरिया हो जिसमें वो दलित मेंबर को ही चूज करे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये दो डिमांड्स आप याद रखिएगा, एक तो उनकी रिजर्व सीट्स की डिमांड रखी थी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी। क्योंकि उनका मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी, वो सॉल्व हो सकती है। यानी वो चाहते थे कि अगर पॉलिटिकली उनको पावर मिलेगा तभी सोसाइटी में उनकी कंडीशन अच्छी हो सकती है। तो दलित पार्टिसिपेशन जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ही लिमिटेड था। ये सारी वजह थी जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट उनका बहुत ही लिमिटेड था। और खास करके महाराष्ट्र और नागपुर में, महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था, दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बहुत ही स्ट्रांग थे। तो महाराष्ट्र और नागपुर में क्योंकि दलित ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग था तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। तो दलित की अपनी डिमांड्स थी और दलित की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी ने भी बहुत कुछ किया। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी डिमांड्स पूरी हुई या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर who organized the Dalit into depressed class। बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलित को मिला के एक ऑर्गेनाइज क्लास बनाई, उसका नाम रखा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। यानी उन्होंने एक नाम दिया डिप्रेस्ड क्लास इस दलित क्लास को। और अब उनकी क्लैश हुए महात्मा गांधी से, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए थे। तो बी आर अम्बेडकर भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, अपनी जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी थी, एसोसिएशन था, उसकी तरफ से ये डेलीगेट्स थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे। और महात्मा गांधी भी अटेंड करने गए थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दोनों में क्लैश हुआ और क्लैश की एक ही वजह थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, यानी कि उनकी डिमांड थी कि दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, एक अलग से देश या अलग से जगह दी जाए, जबकि महात्मा गांधी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की डिमांड को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो गांधी जी ने एक फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन के मरने तक के लिए भूखा रह के अनशन किया जाएगा। तो गांधी जी ने एक फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिया, एक आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। क्यों नहीं चाहते थे गांधी जी? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो अगर दलित को दिया जाएगा तो इससे इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जो सोसाइटी का इंटीग्रेशन कर रहे थे वो सभी सोसाइटी के ग्रुप्स को, सारे ग्रुप्स को मिला के यूनाइट करना चाहते थे और यूनिटी के साथ वो नेशनल मूवमेंट करना चाहते थे। लेकिन अगर उन्होंने दलित को अलग दे दिया, मुस्लिम्स को अलग दे दिया, तो फिर सोसाइटी में यूनिटी कैसे रह सकती है? तो गांधी जी यही चाहते थे कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन रहे, यूनिटी रहे। और अगर इस तरीके से अलग से इलेक्टोरेट बोर्ड दे दिया जाए, इलेक्टोरेट दिया जाए, तो सोसाइटी तो डिवाइड हो जाएगी और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। फाइनली अंबेडकर ने भी गांधी जी के आइडियाज को एक्सेप्ट किया और गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट हुआ और उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था और क्या क्या इसमें मैटर रखे गए। तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में और किसके बीच में हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। अब इस पैक्ट में क्या क्या डिसाइड हुआ, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इट गिव द डिप्रेस्ड क्लास, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास नाम रखा था, उसको बाद में किस नाम से जाना गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एससी के नाम से जाना गया और उसको रिजर्व सीट्स मिली। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट दी गई, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। यानी जो गांधी जी चाहते थे कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाए,
वैसा ही हुआ, लेकिन उनको रिजर्व सीट दी गई काउंसिल में, लेकिन इलेक्टोरेट जनरल था, यानी जनरल इलेक्टोरेट से वो वोट करेंगे, लेकिन उनकी सीट रिजर्व हो गई, यानी जो दलित कैंडिडेट थे या जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे उनकी सीट रिजर्व हो गई थी। द दलित मूवमेंट कंटिन्यू टू बी अप्रेहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। तो इस तरीके से एक दलित मूवमेंट भी कंटिन्यू चल रहा था और एक कांग्रेस का तो नेशनल मूवमेंट चल ही रहा था, तो ये दोनों मूवमेंट साथ साथ चलते रहे और फाइनली अंबेडकर और गांधी जी में पैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया और इस तरीके से उनको एक रिजर्व सीट्स दी गई और अलग से इलेक्टोरेट नहीं बनाया गया। तो यहाँ आपने फर्स्ट ग्रुप देखा कि दलित और कांग्रेस में और बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में क्या क्या क्लैशेस थे और किस तरीके से उसको सॉल्व किए गए। तो मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट तो यही था लिमिटेशन का कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिटेशन रही, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है। हम आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और उसका भी एक रीजन था और उनकी भी कुछ डिमांड्स थी, वो हम अभी देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद हो गया, डिक्लाइन हो गया था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने फील किया अपने आप को एलिनेटेड, यानी उनको लगा कि कांग्रेस हमें इग्नोर कर रही है या हम इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। मिड 1920 से जो कांग्रेस थी वो बहुत ही विजिबली एसोसिएटेड नजर आ रही थी हिंदू रिलीजन के साथ, यानी कांग्रेस हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई नजर आ रही थी बहुत ज्यादा, जैसे कि हिंदू महासभा, ऐसे कुछ ग्रुप्स बन गए थे जैसे हिंदू महासभा, तो कांग्रेस और हिंदू महासभा काफी एसोसिएट नजर आ रहे थे। तो इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशन थे वो खराब होते जा रहे थे। तो यहाँ गांधी जी ने जब आपने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम्स को और सभी सोसाइटी ग्रुप को जोड़ के रखा था पूरे नेशनल मूवमेंट में, अब यहाँ पे दलित के साथ साथ मुस्लिम्स भी एक अलग ग्रुप होता जा रहा था और हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशन थे वो बिगड़ते जा रहे थे। और इसकी क्या वजह थी कि कांग्रेस की कुछ हिंदू ग्रुप से एसोसिएशन थे जैसे हिंदू महासभा जैसे, तो यहाँ पे एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के रिलेशंस खराब हो रहे थे और जो भी दोनों कम्युनिटीज थी वो अपने अपने रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे थे, मतलब अपने अपने ग्रुप बना लिए थे, हिंदूज ने अलग मुस्लिम्स ने अलग, और हिंदू मुस्लिम कम्युनियन क्लेशेस हो गए थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना स्टार्ट हो गई थी, राइट्स हो गए थे, बहुत सारी सिटीज में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे और हर राइट से जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज की डिस्टेंस थी, उनकी दूरियां थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी बढ़ने से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कोशिश तो की, यानी जो कांग्रेस के लीडर्स थे स्पेशली महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो या डिवाइडेशन हो, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत एफर्ट्स तो किए री नेगोशिएट करने के, बातचीत को करने के, जो बीच में इनके क्लैशेस हो गए थे उसको दूर करने के, बातचीत करने के बहुत सारी कोशिशें की, बातचीत भी चल रही थी, लेकिन जो यूनिटी पहले थी वो अब नजर नहीं आ रही थी एक तरीके से। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था और मेनली जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज, कि आगे की जो भी असेंबलीज होंगी या जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा। तो अब यहाँ मुस्लिम्स ने भी अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाने के लिए डिमांड्स रखी। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे दलित के लीडर थे बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे मुस्लिम लीग के लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्होंने भी डिमांड रखी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वो छोड़ने को रेडी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है वो मैं छोड़ दूंगा अगर मुस्लिम्स को श्योरिटी के साथ रिजर्व सीट मिले, कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में, और उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थे, यानी बंगाल और पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन भी मांग रहे थे और सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट भी मांग रहे थे। तो ये उन्होंने डिमांड रखी थी। अब यहाँ पे नेगोशिएशंस तो चल रही थी, लगातार बातचीत भी चल रही थी गांधी जी और इनके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और नेगोशिएशंस चल रही थी रिप्रेजेंटेटिव पे, लेकिन सारी होप कब खत्म हो गई जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, यानी 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और ये सारी होप कब खत्म हो गई जब एम.आर. जयकर, एक हिंदू महासभा के जो लीडर थे एम.आर. जयकर, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और एम.आर. जयकर के बीच में क्लैशेस हैं
और दलित में हमने देखा था कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्लैशेस हो गए थे। तो जब एम.आर. जयकर ने, जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली मना कर दिया कॉम्प्रोमाइज करने से, तो ये सारी जो बातचीत की उम्मीदें थी कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, वो वहां पे रुक गई। तो इस तरीके से दलित और मुस्लिम्स ने, इस ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनकी क्या क्या डिमांड्स थी और क्या क्या उनके फाइनली उसको किस तरीके से रिजोल्व किया गया, गांधी जी ने किस तरीके से एक्शंस लिए। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था, जो वहां का माहौल था, वो पूरा सस्पिशियन और डिस्ट्रेस का था। यानी कम्युनिटीज जितनी थी वो आपस में एक दूसरे को सस्पिशियस नजरों से देख रही थी और एक दूसरे पे भरोसा नहीं था उनको। ग्रुप्स डिवाइड हो चुके थे, आपस में क्लैशेस चल रहे थे और कांग्रेस से एक तरीके से एलिनेटेड होते जा रहे थे कौन, मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स इस यूनाइटेड स्ट्रगल पे कॉल जो हो रही थी उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। यानी गांधी जी चाहते थे कि सभी ग्रुप्स इस पे रेस्पॉन्ड करें, नेशनल मूवमेंट में शामिल हो, लेकिन क्योंकि आपस में ग्रुप्स में, दो कम्युनिटीज में सस्पिशियस था, डिस्ट्रस्ट था, कांग्रेस से दूरी बढ़ती जा रही थी, तो मुस्लिम्स ने इस यूनाइटेड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा दिलाने की मांग की। इंडिया में मुस्लिम्स को माइनॉरिटी ग्रुप का स्टेटस मिले, क्योंकि मुस्लिम्स कम थे इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बनाया जाए। और उनको ये भी डर था कि जो कल्चर और आइडेंटिटी थी माइनॉरिटीज की, वो कहीं सबमर्ज नहीं हो जाए, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी थी, ज्यादा लोग हिंदू थे, तो जो मुस्लिम्स थे उनको ये डर था कि उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए और ऐसा नहीं हो कि उनका कल्चर और आइडेंटिटी सबमर्ज हो जाए। यानी एक तरीके से उनको वो आइडेंटिटी, उनको वो स्टेटस नहीं मिले जो कि इंडिया में मिलना चाहिए था। तो ये मेन दो रीजन रहे, दलित का और मुस्लिम का, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमियां रही, लिमिटेशंस रही। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज मुस्लिम्स का अगर आता है तो अलग से आपको समझाना है, दलित का आता है, पूना पैक्ट का आता है, तो वो आपको अलग अलग पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो आई होप कि ये आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.